क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े ट्रिपल ए गेम्स जो कि करोड़ों में बनते हैं आखिर इंटरनेट पे फ्री में कैसे मिल जाते हैं। स्टूडियोज लाखों करोड़ों खर्च करके गेम्स बनाते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें क्रैक करके फ्री में चला लेते हैं। लेकिन अब एक नया नाम सामने आ रहा है, हाइपरवाइजर, जो कि गेम के लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद ही उस गेम को क्रैक कर देता है। क्या ये DRM को तोड़ देता है या फिर बस सिस्टम को ही बेवकूफ़ बनाता है? तो आज हम इस वीडियो की मदद से जानने वाले हैं गेमिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े कर्स क्रैक के बारे में। तो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं यहाँ गेमिंग एंड एनिमे से रिलेटेड कंटेंट लाते रहता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और आज हम इस वीडियो की मदद से गेमिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े कर्स की पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से लेकर जब गेम CDs में आते थे, फिर DRM कैसे इवॉल्व हुआ और आखिर में हाइपरवाइजर असल में काम कैसे करता है सिंपल भाषा में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फेज 1, CD DVD एरा। उस टाइम गेम CDs में आते थे और गेम को चलाने के लिए आपको ओरिजिनल डिस्क डालनी जरूरी थी, लेकिन क्रैकर्स ने नो CD पैच बना दिया जिसके चलते आप बिना किसी डिस्क का यूज किए उस गेम को अपने PC में रन कर सकते थे। एंड इसके लिए आपको थैंक्स बोलना चाहिए एक एप्लीकेशन को जिसका नाम है पावर ISO, जो बिना किसी डिस्क के उस गेम को आपके PC में इंस्टॉल कर देती थी। अगर आपने इस मेथड का यूज किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। फेज 2, सीरियल की सिस्टम। गेम को इंस्टॉल करते समय आपको एक सीरियल की डालनी पड़ती थी जिसके बिना गेम इंस्टॉल ही नहीं होता था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब इंटरनेट पे हजारों कीज लीक हो गई और पायरेसी हद से ज्यादा बढ़ गई। तो इसका एग्जांपल देता हूँ, रेसिडेंट इविल 4 एक ऐसा भी वर्जन था जिसे इंस्टॉल करते समय आपको सीरियल की डालनी पड़ती थी और उस सीरियल की को ढूंढने के लिए आपने शायद गूगल भी किया होगा और आपको वो सीरियल की मिल भी गई होगी। तो अगर आपने इस मेथड का भी यूज किया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार हाँ लिख देना। फेज 3, ऑनलाइन एक्टिवेशन। स्टूडियोज ने इंटरनेट को यूज करना शुरू किया, गेम को ऑनलाइन एक्टिवेट करना जरूरी कर दिया। अकाउंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन हैकर्स ने इसे भी बाईपास कर दिया। अब इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, steam 64.dll। अगर आपको इस फाइल का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। फेज 5, ऑलवेज ऑनलाइन DRM। अब कुछ गेम्स ने इंटरनेट मैंडेटरी कर दिया। ऑफलाइन खेलना तो इसे पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन लेजिट प्लेयर भी परेशान हो गए थे क्योंकि जिन लोगों ने इस गेम को खरीद के खेला उन्हें सर्वर के इशू आने लगे। कभी सर्वर डाउन हो जाता तो कभी सर्वर इतना हाई हो जाता जिसके चलते गेम लैग होने लगता था। फेज 5 जो कि अभी तक चलते आ रहा है, मॉडर्न DRM, डिनोवो एरा। और इसी की बात में शायद वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि इस मेथड में गेम को इनक्रप्ट किया जाने लगा, बार बार सिक्योरिटी चेक्स होने लगी, टेम्परेरी डिटेक्ट होने लगे और रिजल्ट आया क्रैक होने में वीक या मंथ लगने लगे। लॉन्च टाइम पायरेसी काफी स्लो हो गई लेकिन फिर भी इवेंचुअली क्रैक आ जाता था। अब इतने सारे मेथड बताने के बावजूद भी आप सभी को पता चल गया होगा कि कोई सा भी गेम हो आसानी से क्रैक हो ही जाता है। लेकिन फिर भी पायरेसी से बचने के लिए स्टूडियोज ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसके चलते स्टूडियोज को मुनाफा भी हो रहा है, साथ ही उनके गेम्स भी बिक रहे हैं और बाद में उन गेम्स के क्रैक भी आ जा रहे हैं। तो इसी के चलते सामने आता है मॉडर्न DRM, डिनोवो एरा। और ये है अब तक का सबसे एडवांस DRM सिस्टम। अब इस DRM में गेम को इनक्रप्ट किया जाने लगा, बार बार सिक्योरिटी चेक होने लगे, टेम्परिंग डिटेक्ट होने लगी और रिजल्ट क्या मिला, क्रैक होने में वीक या मंथ लगने लगे और लॉन्च टाइम पायरेसी काफी स्लो हो गई। लेकिन फिर भी इवेंचुअली क्रैक आ ही जाते थे। अब इसमें 6 महीने लगे या फिर साल भर गेम का क्रैक आ ही जाता था। और इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। सबसे पहले गेमिंग स्टूडियो ने अपना प्रॉफिट कमा लिया या फिर टाइम बेस्ड डील खत्म हो चुकी है जिसके चलते उस पे से डिनोवो हटा दिया जाता है और उसी की वजह से उस गेम का क्रैक भी अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पर आता है एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या DRM फ्री होता है? अब सीधा जवाब है नहीं। स्टूडियोज को DRM डेवलपर्स को पैसे देने पड़ते हैं, जैसे एडवांस प्रोटेक्शन DRM, डिनोवो एंटी टेम्पर। ये फ्री नहीं होता, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। स्टूडियोज को अपफ्रंट पेमेंट देना पड़ता है, हर गेम के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। कभी कभी टाइम बेस्ड डील भी होती है लॉन्च के लिए और ये कॉस्ट छोटी नहीं होती, कई बार तो लाखों से लेकर करोड़ों तक खर्च हो जाते हैं भैया। तो फिर स्टूडियोज इतना पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि गेम के लॉन्च के पहले के 1-2 महीने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी टाइम सबसे ज्यादा सेल्स होती है। अगर उस टाइम पायरेसी डिले हो जाए तो स्टूडियोज का प्रॉफिट काफी बढ़ जाता है। तो चलो अब तुम्हें बताता हूँ एक मजेदार फैक्ट। GTA 5 को गेमिंग हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पायरेट किया जाने वाला गेम माना जाता है और ये गेम इतना पॉपुलर था कि रिलीज के कुछ समय बाद ही पायरेट वर्जन हर जगह फैल गए। PC पर इसे कई बार डाउनलोड किया गया एंड इसके अलावा भी कुछ ऐसे गेम्स है जो कि बहुत बार पायरेट हुए हैं, जैसे कि द विचर वाइल्ड हंट, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 और तीसरे का नाम तुम खुद बताओ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इसके अलावा भी और गेम पायरेट हुए थे। तो असल बात क्या है, जितना बड़ा गेम पायरेसी उतनी ज्यादा, क्योंकि पॉपुलैरिटी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और लोग फ्री में
ट्राई करना चाहते हैं तो अब तुम समझ गए होंगे कि DRM कंपनी पैसा कैसे कमाती है, स्टूडियो प्रॉफिट बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, और दूसरी तरफ पायरेसी भी उतनी ही तेजी से इवॉल्व हो रही है। और इसी पायरेसी को रोकने के लिए डिनोवो को बनाया गया। ये गेम की पायरेसी को काफी हद तक रोक देता है, लेकिन फिर भी डिनोवो की वजह से गेम्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी जिसके चलते खुद कंपनी डिनोवो को कुछ सालों या महीनों बाद अपनी गेम्स में हटवा देती है। अब वो इसलिए हटवा देगी कि उन्हें गेम अपना क्रैक करवाना होता है या फिर इसलिए कि जनता उन्हें गाली बकरी हो। अब देखो, डिनोवो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऐसा सिस्टम है जो कि गेम को पायरेट होने से बचाता है, लेकिन यही सिस्टम गेम को स्लो भी करता है, क्योंकि डिनोवो एक ऐसा एंटी टेम्पर प्रोटेक्शन है जो गेम्स फाइल को पायरेसी और क्रैकिंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। जब गेम चलता है, डिनोवो बीच बीच में चेक करता रहता है कि गेम की फाइल सही है या नहीं और कहीं उनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। कई बार चेक CPU से एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, और जब CPU पहले से ही गेम फिजिक्स, एनिमीज और ग्राफिक को संभाल रहा होता है तो ये एक्स्ट्रा लोड शटर या FPS ड्रॉप की वजह बन सकता है। कुछ गेम्स में लोडिंग भी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर गेम स्लो हो। अगर डेवलपर डिनोवो को अच्छे से ऑप्टिमाइज करे और सिस्टम पावरफुल हो तो फर्क बहुत कम या बिल्कुल महसूस नहीं होता, लेकिन खराब ऑप्टिमाइजेशन से वही डिनोवो परफॉर्मेंस को नीचे खींच सकता है। इसलिए गेमर्स के बीच डिनोवो हमेशा डिबेट में रहता है। सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस पर कभी कभी भारी पड़ सकता है, और इसी के चलते जो लो एंड PC वाले बंदे होते हैं ना, यानी कि मेरे जैसे बंदे, वो गेम्स को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो गेम्स पोटैटो टाइप कंप्यूटर और साथ में डिनोवो की चेकिंग यार बहुत दिमाग खराब करती है। तब तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि डिनोवो क्यों अच्छा है और क्यों बेकार है। तो चलो अब बात करते हैं अपने मेन सेलिब्रिटी की, जिसका नाम है हाइपरवाइजर। अब देखो, हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर और लेयर है जो एक ही फिजिकल कंप्यूटर में कई वर्चुअल कंप्यूटर को चलाने देता है। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक PC है जिसका CPU 8 कोर का है, रैम 16 GB रैम है और स्टोरेज 1 TB है। तो हाइपरवाइजर क्या करेगा, इन्हें कुछ हिस्सों में बांट देगा और अलग अलग वर्चुअल मशीन बना देगा जो कि आपके PC में ही चलने वाले हैं। और इसी स्पेशलिटी के चक्कर में हाइपरवाइजर कई गेम्स के DRM को कंफ्यूज कर देता है। हाइपरवाइजर एक PC के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर बना देता है, यानी गेम को लगता है कि वो सीधे तुम्हारे हार्डवेयर पर नहीं बल्कि एक वर्चुअल मशीन में चल रहा है। यही कंफ्यूजन शुरू होती है। कई DRM सिस्टम जैसे डिनोवो एंटी टेम्पर हार्डवेयर चेक करते हैं, जैसे CPU, मेमोरी, मदरबोर्ड और सिस्टम बिहेवियर, लेकिन हाइपरवाइजर इन चीजों की वर्चुअल कॉपी दिखाता है। तो अब आप लोग माथा पकड़ के सोच रहे होंगे कि इससे गेम का क्या लेना देना। तो लेना देना है भाई, मैं आगे तुमको समझाता हूँ, बस वीडियो को पूरा देखो। तो तुम्हें पहले पॉइंट में समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि DRM क्या करता है। जैसे डिनोवो एंटी टेम्पर जो गेम को लॉक कर देता है, चेक करता है कि गेम की फाइल ओरिजिनल है या पायरेटेड। अगर पायरेटेड होगी तो वो गेम आपके PC में चलेगा नहीं। अब पॉइंट 2 आता है, हाइपरवाइजर क्या करता है। हाइपरवाइजर एक इनविजिबल लेयर है जो कि गेम के नीचे चलता है। गेम को पता भी नहीं चलता कि कोई उसे देख रहा है। अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो DRM घर का सिक्योरिटी गार्ड है, गेम घर है और हैकर चोर है। अब नॉर्मली गार्ड चोर को पकड़ लेगा, लेकिन हाइपरवाइजर यूज करने पर चोर घर के बाहर CCTV रूम में बैठकर गार्ड को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि गार्ड कब सोता है, कब चेक करता है, फिर उसी टाइम वो गार्ड को बाईपास कर देता है। यानी कि जब गार्ड सो रहा होता है तब चोर चोरी करके चले जाता है। अब रियल में क्या होता है वो भी समझ लो। हाइपरवाइजर से हैकर्स गेम को क्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, DRM कब चेक कर रहा होता है ये समझते हैं, फिर उसी चेक को स्किप या फेक कर देते हैं। तो ये तो बात कर दी मैंने हाइपरवाइजर के बारे में, लेकिन एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है इस क्रैकिंग की दुनिया में, जिसका नाम है बॉयज 38। और ये भी एक तरह की एक हैकिंग कम्युनिटी है जो कि गेम्स को क्रैक करती है। अब बॉयज 38 में कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं, ये सब तो नहीं पता, लेकिन अभी तक जितने भी AAA टाइटल गेम्स आए हैं 2026 में, उन सभी गेम्स को बॉयज 38 ने क्रैक कर दिया है। जैसे कि रेसिडेंट इविल 9, ब्लैक मिड वुकोंग जो कि कई सालों से क्रैक नहीं हो रहा था, प्रैग्मेटास, टेरर ब्लेड, असैसिन क्रीड शैडोस, माफिया द ओल्ड कंट्री जो कि अभी न्यू गेम आया, और साथ ही में क्रिम्सन डेजर्ट। और इतना ही नहीं, सुनने में आ रहा है कि ऐसे बहुत से गेम्स है जो कि आज तक पायरेट नहीं होते, उन गेम्स को भी बॉयज 38 कम्युनिटी ने क्रैक कर दिया है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों PlayStation वालों ने अपने PC पोर्ट्स को बंद कर दिया है, क्योंकि इन लोगों की वजह से गेमिंग स्टूडियो को कभी मुनाफा नहीं होने वाला। और मेरा क्या, मैं पायरेसी के खिलाफ हूँ, कसम खा के कहता हूँ मैं पायरेसी के खिलाफ हूँ। आसान शब्दों में मैं यही कहूँगा बड़े भाई लोग कि अगर तुम्हें गेम्स खेलना है तो प्लीज़ खरीद के खेलो, ताकि स्टूडियोज को थोड़ा बहुत सहारा तो मिले। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही गया होगा कि गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्स यानी कि पायरेसी किस तरह से काम करती है, हाइपरवाइजर क्या है और बॉयज 38 क्या है। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो प्लीज़ खरीद के खेलो। और मेरा क्या, मैं पायरेसी के खिलाफ हूँ, मैंने कोई भी गेम पायरेट करके नहीं खेला है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपने
बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपकी बंदी आपको छोड़ के चले जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।